हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी कहानी में शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द कमोडिटीज़ ऑफ किंग्स। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक कॉमन पैटर्न था। टोनी ने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूले का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है अपना टारगेट सेट करना। इसका मकसद ये जानना था कि आप असल ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है एक्शन लेना, यानी अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी आप जो भी एक्शन लेते हैं वो गलत हो सकते हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की बजाय वो आपको रास्ते से भी भटका सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्टेप नंबर 3 की ज़रूरत पड़ती है, जो है कि अपने एक्शंस को मॉनिटर करना और उसका फीडबैक लेते रहना। अंत में चौथा स्टेप आता है जो है आपका बिहेवियर, यानी आपका रवैया बदलना, जिसका मतलब है अपने एक्शंस में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग को कौन नहीं जानता। बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल करके वो हमें जुरासिक पार्क तथा डायनासोर की दुनिया में ले गए। 36 साल की उम्र में उन्हें अब तक का सबसे ओदा डायरेक्टर कहा जाने लगा। हिस्ट्री में 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से 4 उनकी बनाई हुई मूवीज़ हैं। तो स्पीलबर्ग ने इतनी अद्भुत करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वो शुरू से ही गॉड गिफ्टेड डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया था। मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, यही वो थॉट है जो स्पीलबर्ग के मन में लगातार चलता रहता था। जब वो एक टीनेजर थे, 17 साल की उम्र में वो पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियो देखने के लिए गए और वहाँ वो सब घूम ही रहे थे कि उन्हें एक साउंड स्टेज दिखाई दी, लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। तो क्या आपको लगता है कि स्पीलबर्ग ने यह बात मान ली होगी और चुपचाप वहाँ चले गए होंगे? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ स्पीलबर्ग ने एक्शन लिया। वो चुपके से स्टूडियो वाले लोकेशन पर पहुँचे, वहाँ बड़े गौर से सब देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फ़िल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उसे 1 घंटे तक बात की। स्पीलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वो बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कहानी वही ख़त्म हो गई होती, लेकिन स्पीलबर्ग के लिए नहीं। उन्होंने अपने थॉट को एक्शन में बदलने की पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार कुछ अलग किया। वो सूट पहनकर पहुंचे और इतना ही नहीं, अपने पिता का ब्रीफकेस भी लेकर गए। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से निकले और मानो कि वो सच में स्टूडियो के लिए काम करें। बेचारे उस गार्ड को तो पता भी नहीं था कि स्पीलबर्ग के ब्रीफकेस में ज़रूरी पेपर्स नहीं, बल्कि एक सैंडविच और 2 कैंडी के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टूडियो के अंदर उन्हें खाली ट्रेनर मिला। वो वहाँ बैठ गए। उनके सामने एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टर। स्पीलबर्ग ने गर्मियों का मौसम ऐसा ही बिताया। वो स्टूडियो जाते और राइटर, एडिटर, डायरेक्टर से बातें करते, उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते, बड़े गौर से देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। स्पीलबर्ग 3 सालों तक रोज़ स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्टैक्ट मिला। स्पीलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिससे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो के स्टाफ को दिखाया। वहाँ के लोगों ने उसके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब 20 साल की उम्र में स्पीलबर्ग को अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि स्पीलबर्ग ने कैसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया, उसके बाद एक्शन लेने लगे, वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे और उन्होंने वहाँ के स्टाफ से बहुत कुछ सीखा। जब तक आप में अपने सपनों को सच करने की धुन सवार नहीं होती, तब तक वो सपना ही बन के रहेगा, सच नहीं होगा। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपके पास क्या है। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। ऐसा क्यों है कुछ लोगों के पास दुनिया की हर चीज़ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत और शोहरत है, करीबी दोस्तों का साथ है, सक्सेसफुल करियर है, परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन अंत में वो भी निराश और दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी नीची नज़रों से देखती है, लेकिन फिर भी वो हर चैलेंज से एक विनर बनकर उभरते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इस फ़र्क की वजह क्या है और इसमें से आप क्या बनना पसंद करोगे? तो इसका जवाब ये है कि ये किसी भी सिचुएशन या चैलेंज के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं वो इस फ़र्क का कारण बनता है। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाती है और आप खुद से क्या कहोगे? क्या आप नेगेटिव पहलुओं के बारे में सोचते रहोगे और कोई गलत कदम उठाओगे, या आप उस बुरी घटना में भी कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ कर सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे? तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जॉन, जो 1970 के समय में जाने माने कॉमेडियन थे। उनके पास उन्होंने कई यादगार शो और परफॉर्मेंस दी और उस समय उनकी गिनती बेस्ट एंटरटेनर्स में की जाती थी। 22 साल की उम्र में जॉन शिकागो के सबसे
सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी ग्रुप सेकंड सिटी में सबसे कम उम्र के मेंबर बने। साथ समय के साथ ही जॉन ने शो के स्टार बन गए और उनका सफ़र फिर थिएटर से शुरू हुआ और ये रास्ता उन्हें टीवी और फिल्मों की दुनिया में ले गया। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और लोग उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के कायल होने लगी। और जॉन ने कई लोगों से दोस्ती की, उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी भी हुई। जॉन अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी और लोग तो उनके दीवाने थे ही। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खुश नहीं थे, वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। बाहर से देखने से लगता कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला और खोया हुआ महसूस करते थे और इस खालीपन को उन्होंने ड्रग्स से भरने की कोशिश की और इसी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से 33 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। टोनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम यानी NLP के बारे में सिखाते हैं और सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि अपने माइंड को सही थॉट से भरने को प्रोग्राम करना, ताकि सही एक्शन या सही डिसीजन ले सकें। और ये पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखने के लिए आपको खुद से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी के तीसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, द पावर ऑफ स्टेट। कई बार कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बड़ा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ गलत ही हो रहा है और बस आप अपने आप से ये कह देते हैं कि ये तो आपका अनलकी दिन है। और वहीं दूसरी ओर कई ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपका काम, फैमिली, रिश्ते सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप तो बिल्कुल वही सेम इंसान है। फिर भी कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जब आप फेल हो जाते हैं और कई दिन आप हर काम में जीत जाते हैं। कभी कभी लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है और कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि ज़िंदगी बस यूं ही गुजरती जा रही है। तो इसका फ़र्क क्या है? इस फ़र्क का कारण क्या है कि आपकी स्टेट में, हमारे माइंड की 2 स्टेट होती हैं। पहला होता है इनेबलिंग स्टेट, जो हमें शक्ति देते, कैपेबल बनाती है। ये तब होता है जब आपका मन खुशी, प्यार, कॉन्फिडेंस, ताकत, विश्वास से भरा होता है। दूसरा होता है पैरालाइजिंग स्टेट। ये तब होता है जब आपका मन डर, उदासी, डाउट, निराशा या चिंता से भरा होता है। और इस पैरालाइजिंग स्टेट से बाहर निकलने के लिए और इनेबलिंग स्टेट में बने रहने की पावर आपके अंदर ही मौजूद है। ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करने की पावर है। आप अपनी मर्जी से इनेबलिंग स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें चुटकी बजाने जितना समय भी नहीं लगने वाला। आइए इस अद्भुत क्वालिटी के बारे में इस कहानी से सीखते हैं। कार्ल एक एक्सपर्ट एक्रोबेट थे। एक्रोबेट यानी कि जो हवा में स्टंट करते हैं, तो वो हवा में स्टंट करते थे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। और वो कई खतरनाक स्टंट करके अपनी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उनके मन में कभी ख्याल तक नहीं आया कि अगर वो गिर भी गए तो क्या होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस और कला दोनों से कूट कूट कर भरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद को गिरते हुए देखा और ये इमेज सिर्फ उनके दिमाग में थी, लेकिन कार्ल ने उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पाए और उन्हें बार बार यही याद आता रहा कि वो कितनी तेज़ी से नीचे गिरते जा रहे हैं। और अब ये सीन जैसे एक साई की तरह उनका पीछा करने लगा। और ये खासकर तब हुआ जब वो हवा में स्टंट करने की कोशिश करते और इसी तरह महीनों बीत गए और एक दिन कार्ल सच में नीचे गिर पड़े। ये पहली और आखिरी बार हुआ था जब वो गिरे थे। क्या आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक इमेजिनेशन हकीकत में कैसे बदल गई? इसका जवाब ये है कि जब आपके अंदर कोई भी थॉट आता है तो वो आपके माइंड को सिग्नल देता है और उस थॉट ने उनके माइंड की स्टेट को बदल दिया और जिस वजह से उनका बिहेवियर बदल गया। कार्ल ने अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन दे दी और अब उनका ब्रेन हर वक्त इसी इमेज को फ्लैश करने की कोशिश करता है और एक दिन वो सच में हो गया। आप भी ऐसे ही किसी भी सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अपने माइंड को पैरालाइजिंग स्टेट में ना जाने दें। आप अपने थॉट पर फोकस कर सकते हैं और कभी भी उसे इनेबलिंग स्टेट में बदल सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 4, द बर्थ ऑफ एक्सीलेंस बिलीफ। जब भी हम बिलीफ यानी विश्वास, आस्था जैसे शब्द सुनते हैं तो हम उसे रिलीजियस से जोड़ने लगते हैं, लेकिन बिलीफ सिर्फ धर्म की किताबें या किसी हायर बीइंग के बारे में नहीं है। जो भी चीज़ या प्रिंसिपल हमें लाइफ में डायरेक्शन और गाइडेंस दे उसे हम बिलीव कह सकते हैं। और ये आपका दुनिया को देखने का नज़रिया होता है। हमारे बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देते हैं। जब आप किसी भी चीज़ में विश्वास करने लगते हैं तो वो आपका सच बन जाता है और ये आपको एक्शन लेने की पावर देता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पैब्लो एक महान म्यूजिशियन थे। वो पियानो के साथ साथ कई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में माहिर थे। 90 साल की उम्र में वो आर्थिट और इज्यूमा जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए। उनके हाथों में सूजन थी, उंगलियां मुड़ने लगी। इतना ही नहीं, उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगी। और इस उम्र में पहुंचने के बाद उनके लिए सुबह उठना मानो एक काम सा बन गया और उन्हें उठने में, संभलने में काफ़ी समय लगता। वो धीरे धीरे चलते, उनकी पीठ भी झुकने लग गई थी। यहाँ तक कि कपड़े बदलने जैसे सिंपल काम को करने के लिए भी उन्हें मदद की ज़रूरत थी। हर रोज़ सुबह नाश्ता करने
करने से पहले पैब्लो अपने पियानो के पास जाते। पियानो के सामने रखी चेयर पर बैठना उनके लिए एक मुश्किल काम हो गया था, लेकिन जब उनकी उंगलियां पियानो पर पड़ती तो बिल्कुल बदल जाती और तब वो एक बीमार बूढ़े आदमी नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार बन जाते और फिर वो बिल्कुल एक ताकतवर नौजवान की तरह पियानो बजाते रहते। उनकी मुड़ी हुई उंगलियां जब पियानो की कीज पर पड़ती थी तो उनकी धुन सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके साथ पियानो की तरह ऐसे अट्रैक्ट हो जाते जैसे पौधे सूरज की रोशनी की तरफ होते। और जब वो पियानो बजाते तो उनकी पीठ कम झुकी हुई होती और उन्हें सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और म्यूज़िक में जो उनका गहरा विश्वास था उन्होंने उस बीमारी से उबार लिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतना पियानो बजाया कि उनकी कसी हुई उंगलियां फिर से कंट्रोल करने लायक हो गई। और जब वो म्यूज़िक पीस पूरा करके उठते तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाते। वो ज़्यादा स्ट्रेट खड़े हो सकते थे, उन्हें चलने की स्पीड भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। वो डाइनिंग टेबल तक अच्छे से चल जाते और वो खुशी खुशी नाश्ता करते। इसके बाद वो ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए बाहर चले जाते। तो इस चमत्कार का राज क्या है, इसका कारण क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? ये मेडिकल साइंस का एक कंसेप्ट है जिसमें पेशेंट्स को एक ऐसी गोली दी गई जिसके अंदर जो अंदर से बिल्कुल खाली थी, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी उसमें कोई दवा ही नहीं थी और ना ही कोई हीलिंग प्रॉपर्टी थी। इस कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें पीड़ित कुछ पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप में दवा दी गई और उन्हें ये बताया गया कि इसे खाने के बाद तुम्हें तुरंत इनाम मिलेगा। और दूसरे ग्रुप में भी एक गोली दी गई, वही गोली दी गई और उन्हें ये बताया गया कि वो उस दवा पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो दोनों ग्रुप के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन्होंने दवा ले ली। पहले ग्रुप के तो 70% पेशेंट ने कहा कि दवा ने अपना असर दिखाया, उन्हें खाने के बाद तुरंत आराम महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरे ग्रुप के सिर्फ 20% पेशेंट्स को ही ऐसा महसूस हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? असल में दोनों ग्रुप को एक ही तो दवा दी गई थी और उसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी भी नहीं थी, तो गोली अंदर से खाली थी। लेकिन रिसर्च करने वालों ने पेशेंट्स को ये विश्वास दिला दिया कि एक दवा जो बहुत ही इफेक्टिव है और असरदार है, लेकिन जबकि दूसरों को उन्होंने कहा कि वो अभी टेस्ट में चल रही है। तो इसका रिजल्ट सामने ये आया, उन्होंने सबको चौंका दिया। कई डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ दवा लेने की बारे में नहीं है। जब कोई पेशेंट्स को सच में ये विश्वास दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगा तो उसकी बॉडी माइंड के सिग्नल को पढ़ लेती है और वो सच में ठीक होने लगता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपकी मम्मी ने आपको नमक लाने के लिए कहा और जब आप किचन में गए तो आपने चारों ओर देखा और आपने कुछ मिनट इधर उधर देखने के बाद कहा, मम्मी मेरे को नहीं पता कहाँ है, मेरे को नहीं मिला। तो और उसके बाद अगर आपकी मम्मी जाती है तो किचन में तो उन्हें तुरंत नमक मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर वो चीज़ आपके बिल्कुल सामने होती है, बस आप उन्हें देख नहीं पाते। आपको नमक क्यों नहीं मिला? इसका कारण क्या है? आपका बिलीफ। जिस पल आपने ये कहा कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रखा है, तब आपके ब्रेन को ऑर्डर देते हैं, तब आप अपने ब्रेन को ऑर्डर देते हैं कि वो सच में नमक की बोतल नहीं ढूंढ पाते। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करें, तब आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों आपके साथ होंगे। इसी के साथ अपनी कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे द 7 लाइज ऑफ सक्सेस, टोनी यहाँ किसी झूठ का जिक्र नहीं कर रही, वो धोखा या बेईमानी के बारे में बात नहीं कर रही। वो कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि असल में हम कभी ये नहीं जानते कि हम जिस बात पे विश्वास कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और कई जीनियस को भी इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है। सच पूछो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका विश्वास आपके लिए काम करता है, बस यही बात मायने रखती है और कुछ नहीं। क्या आपका विश्वास आप में जो कुछ भरता है, क्या वो हर रोज़ आपको पहले से बेहतर इंसान बनाता है? क्या वो आपकी लाइफ में रंग और उमंग भरता है और दूसरों की लाइफ को बेटर करने में मदद करता है? अगर हाँ, तो आपके बिलीफ आपके लाइज ऑफ सक्सेस हैं। आपको 100% नहीं जानते कि आपका विश्वास सही है या गलत है, फिर भी वो आपको उस जगह पर ले जाने में मदद करता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो टोनी ने ऐसे 7 बिलीफ की लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट में अपने विश्वास के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तो आइए इन 7 बिलीफ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। तो पहला बिलीफ है एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। दूसरा बिलीफ है देयर इज़ अ नो सच लाइन एज अ फेलियर, देयर आर ओनली रिजल्ट। मतलब फेलियर हमारी सक्सेस का ही पार्ट होते हैं। बिना फेलियर हम लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो तीसरा बिलीव है कि बिना लॉन्ग टर्म विज़न के हम लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं कर सकते। बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किए हम लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। चौथा बिलीव है कि अपने खुद पर यकीन रखना। पांचवा बिलीव है कि किसी
कि दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित नहीं होना। छठा बिलीफ है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना, अपना 100% देना। आपने अपना 100% देना है, बाकी होना ना होना वो उस चीज़ पर डिपेंड होता है। और सातवां बिलीफ क्या हो सकता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आइए चलिए थोड़ा कंक्लूज़न के बारे में जान लेते हैं कि इस पूरी बुक समरी का निचोड़ क्या, मेन क्या क्या सीखा आपने, वो भी तो जानो। तो आपने टोनी रॉबिन्स के बारे में जाना कि आपने अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में समझा। आपने जाना कि हमारे मन में 2 स्टेट होते हैं, इनेबलिंग और पैरालाइजिंग। और आपने ये पावर है कि हम कैसे हमेशा इनेबलिंग स्टेट में बने रह सकते हैं। आपने हमारे बिलीव यानी कि विश्वास की पावर के बारे में समझा और हमें 7 लाइज ऑफ सक्सेस के बारे में कुछ पता लगा। तो आपके अंदर पोटेंशियल कूट-कूट के भरा हुआ है, जिससे आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो उसे इस्तेमाल करिए। इस बुक में हमने जो लेसन सीखे हैं वो आपको अल्टीमेट पावर को ढूंढने में मदद करेंगे। टोनी और उनके फॉलोवर ने ऐसा करके इसे साबित किया है कि आप अपना नज़रिया बदले और आपके सामने जो अनगिनत मौक़ों की दीवार है उन्हें देखने की कोशिश करें कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस खुद से अटूट कमिटमेंट करने की देर है।